नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आप पार्टी के घोटाले दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जितनी सामने सच्चाई आ रही है, लोग दांतों तले उँगलियां दबा रहे हैं कि इस प्रकार से निचली राजनीति के पायदान पे या इस तरह का बर्ताव कौन कर सकता है। अभी हमने मनुष सिसोदिया का मामला देखा, आज इस्तीफा लगभग तय हो गया। उनके साथ-साथ दूसरे अन्य नेताओं ने भी इस्तीफा दिया है। इसके साथ-साथ एक और विवाद नज़र आया कि भाजपा के एक्स नेशनल वाइस प्रेज़िडेंट श्री श्याम जाजू जी के विरुद्ध भी इन्होंने काफ़ी षड्यंत्र रचे और उनके बेटे, उनके पुत्र और उन्हें बदनाम करने की काफ़ी साजिश रची। आज मेरे साथ भाजपा के पूर्व वाइस प्रेज़िडेंट शामिल हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये क्या मामला है, किस तरह से हाई कोर्ट की फटकार इन्हें लगी। जाजू जी, स्वागत है आपका। और नमस्कार। अ, जी, बहुत प्रसन्नता है हमें आप हमारे साथ हैं। जाजू जी, आपका कैमरा नहीं दिख पा रहा। जी, हाँ। ये पूरा पहले तो थोड़ा-सा अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए और कितने वर्षों से आप राजनीतिक जीवन में हैं, वो भी परिचय दीजिए। फिर ये मामले पे हम सीधे आपने अभी जैसे कहा, मैं भारतीय राजनीति में गए 50 साल से हूँ। हुँ, इंदिरा गांधी ने 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी, उस हुँ, इमरजेंसी के दौरान एक हुँ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते मैं भी जेल में था और मेरे पिताजी भी जेल में थे। हम हुँ, दोनों 2 जेलों में थे। तब हुँ, से मेरी राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई है और हुँ, आज तक पार्टी के जमीनी स्तर से लेकर तो राष्ट्रीय हुँ, स्तर तक अलग-अलग हुँ, दायित्वों का निर्वहन करते-करते अमित शाह हुँ, जी की टीम में मैं राष्ट्रीय हुँ, उपाध्यक्ष रहा। उसके जी, पहले नितिन गडकरी जी के टीम में मैं हुँ, राष्ट्रीय मंत्री रहा। उसके जी, पहले 12 साल मैं हुँ, केंद्रीय कार्यालय बीजेपी हेडक्वार्टर का इंचार्ज के रूप हुँ, में मैंने काम किया। इस तरह से एक महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला के अध्यक्ष से लेकर तो ऊपर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक अलग अलग दायित्वों में रहते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया है और इस विचारधारा से बचपन से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी। आप अ, जब देखते हैं कि आप पार्टी जब से सत्ता में आई है, ये बहुत एक राजनीति का बहुत निचला स्तर हमने देखा। वहीं उसके लपेटे में कहीं न कहीं आपको भी लिया गया, आपके सुपुत्र और आप पे बहुत अभद्र बातें कही गई। आखिर इसका सिलसिला कैसे शुरू हुआ और आप इस मामले को किस संदर्भ में देखते हैं? ऐसा है, आपने बहुत उचित सवाल किया है। ये आम आदमी पार्टी का रवैया ये केवल मेरे तक व्यक्तिगत श्याम जाजू तक सीमित नहीं हुँ, है। उनका वर्किंग स्टाइल ही ऐसा है कि हुँ, उसका परिणाम ये देखते हैं मैंने समाज में कि हुँ, बगैर बेबुनियाद बातों को लेकर जिसका हुँ, कोई प्रूफ नहीं है, सबूत हुँ, नहीं है, उसमें कुछ दम नहीं है, ऐसी हुँ, बातों के एलिगेशंस लोगों पर लगाकर लोगों को लांछन लगाना, उनकी हुँ, प्रतिमा डाउन करना और इसके आधार पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, इस प्रकार का हुँ, उनका वर्किंग स्टाइल कई सालों से रहा है। और उसके बलि बहुत जो उन्होंने जो शिकार पकड़े थे वो छोटे नहीं थे। हुँ, हुँ, देश के अर्थ मंत्री अभी स्वर्गीय अरुण जेटली, उन पर हुँ, उन्होंने इस प्रकार के आरोप किए थे। देश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, हुँ, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, जिनके हुँ, नाम से पूरा देश उनके वर्किंग से जानता है, ऐसे नितिन हुँ, गडकरी जी, उनको उन्होंने हुँ, नहीं छोड़ा, उनको भी लपेटे हुँ, में लिया। हुँ, स्मृति ईरानी जी, जो आज हुँ, भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है, उनको भी लिया। दिल्ली हुँ, के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय हुँ, कुमार सक्सेना जी, उनको उन पर भी आरोप किए। हुँ, और हुँ, इसके पहले पहले अभी पिछले महीने में अपने देश के कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी जी, उनके भी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी पुरी, उन पर भी हुँ, उन्होंने आरोप किए। हुँ, और इन सब हुँ, बातों के जितने भी मैंने उदाहरण दिए हैं, हुँ, इनके तो रिजल्ट लोगों के सामने आ गए। आम आदमी पार्टी को माफी मांगनी पड़ी, अपने हुँ, पीछे लेने पड़े जो जो एलिगेशन उन्होंने किए थे। और हुँ, कई केसेस ऑलरेडी उन पर चल रहे हैं। जैसे हुँ, दिल्ली के नेता विजेंद्र गुप्ता जी ने केस लगाया हुआ है और भी हुँ, काफी लोगों ने किया है। यही हुँ, खेल उन्होंने मेरे से खेलने की कोशिश की।
और उसमें वो नाकामयाब साबित हुए और उनको पीछे जाना पड़ा। कोर्ट ने आदेश दे दिया। क्या मनीष सिसोदिया को, आपको नहीं लगता कि जैसे पार्टी एक बयान अलग चीज होती है, आपने देखा होगा कांग्रेस के भी कई नेता होते हैं, अन्य पार्टियों के भी होते हैं, लेकिन जब पीठ पीछे मिलते हैं तो लोग नॉर्मली एक शिष्टाचार की भावना होती है। आप कहीं ना कहीं ये मिस नहीं करते कि ये जो एक बदलाव आम आदमी पार्टी लेकर आई है, ये बड़ा निचले स्तर पर राजनीति को ले जा रहा है, और ये जो हाथापाई तक नौबत आ रही है, हम देख रहे हैं, हो रहा है कि ब्लेड तक का उपयोग हो रहा है विधानसभा वगैरह में, आपने देखा होगा। या ये किस तरह का किस तरह से आप किस सोच से इनको देखते हैं? ऐसा है, आम आदमी पार्टी ने अपनी शुरुआती दौर में जिस प्रकार का आतताई कृत्य करके और देश में ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम चाहे जिस स्तर पर जा सकते हैं, देश के 26 जनवरी के प्रोग्राम के दिन भी हम आंदोलन की घोषणा कर सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक करने पर पूरे विश्व ने जिनको अप्रिशिएट किया, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर लांछन लगाने में भी ये कभी चूकते नहीं है। कई सालों तक वो मोदी जी को कुछ अनर्गल बातें कर कर उनको भी बदनाम करने का इन्होंने काम किया, और उनको ध्यान में आया इन सब बातों से कोई असर नहीं होता। मोदी जी आज केवल देश के प्रधानमंत्री नहीं है, विश्व के ग्लोबल लीडर के रूप में मोदी जी की पहचान है, उनकी एक आइडेंटिटी है। और ये पूरे भारत के, ये दिस इज नॉट लिमिटेड अप टू भारतीय जनता पार्टी होगी, पूरे भारत के लोगों को इसका गर्व महसूस होना चाहिए कि आज G20 का नेतृत्व करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री है। पूरे वर्ल्ड हेल्थ केयर मिशन के प्रमुख हमारे देश के वेणुगोपाल सोमानी जी है। पूरे वर्ल्ड का जो न्याय देने की प्रक्रिया है उसके वर्ल्ड के जज के रूप में हमारे देश के भंडारी जी की नियुक्ति हुई है, और पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। इन पर ना देखते हुए केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण उन्होंने मोदी जी पर इसी प्रकार के आरोप करने की कोशिश की, और उसमें भी उनको यश नहीं आया। मेरे केस में तो आपको मैं बता सकता हूं कि उन्होंने आरोप लगाया, मैं बीजेपी हेडक्वार्टर 11 साल प्रमुख था और बीजेपी के कार्यालय के प्रीमाइसेस में ही रहता था। वो सरकारी जगह थी, पर सरकारी जगह में कोई भी कंपनी रजिस्टर नहीं कर सकता। मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, संदेश जाजू, प्रोफेशनली वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन करता है। तो उस जगह पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का मिसयूज करके श्याम जाजू ने वहां पर गवर्नमेंट की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली, ये उन्होंने बोला। एक्चुअली हमारे बेटे ने जो कंपनी बनाई थी वो पहाड़गंज का एड्रेस है, और ये एड्रेस भी हमारे मन पे नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है उस पर वो एड्रेस रहता है। पर इन्होंने केवल हमारा आइडेंटिटी कार्ड पे रेसिडेंस एड्रेस वो होने के कारण ऐसे बदनाम करने की कोशिश की कि कार्यालय का, सरकारी जगह का मिसयूज करके कंपनी फॉर्म की। दूसरा आरोप लगाया कि वहां पर करोड़ों के ट्रांजैक्शन हुए। तीसरा आरोप लगाया कि हमें लोकायुक्त ने 3 बार नोटिस देकर भी हमने उसकी दखल नहीं ली। अब मुझे बताइए, एक भी नोटिस लोकायुक्त की हमें आई नहीं है। हम वहां जब तक 2 महीने हमारा बेटा उस पर, संदेश जाजू डायरेक्टर था, 1 रुपए का भी लेन देन का काम नहीं हुआ था। वो बैलेंस शीट में अवेलेबल है, और ये सब डॉक्यूमेंट्स मैं जो कह रहा हूँ ये पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। एमसीए के वेबसाइट पर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पर ये सब बातें अवेलेबल है। ये होने के बावजूद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के विधायक भारद्वाज, दूसरे विधायक दिलीप पांडे, तीसरे विधायक दुर्गेश पांडे, एक ही दिन 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आरोप लगाए। ये सब बातें, सबूत हमने कोर्ट के सामने पेश किया, और कोर्ट ने तुरंत इंटेरियम ऑर्डर निकालकर उनको बोला कि ये जो बातें आपने श्याम जाजू और उनके बेटे पर किए हैं, ये सब एलिगेशंस पीछे लो, और उनको नोटिस जारी हुआ है कि आप हमारे सामने हाजिर हो। ये इसकी परिणति है। जाजू जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। क्या जैसे मैंने कहा कि जैसे पीठ पीछे जब लोग मिलते हैं, एक शिष्टाचार की भावना होती है जो कि इनमें खत्म हो रही है। क्या आपको आप पार्टी के जो चीफ माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी की ओर से कोई माफीनामा आया,
कि उन्होंने कोई पहल करी हो कि आप एक वरिष्ठ नेता हैं, आयु में भी उनसे बड़े हैं, आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव उनसे बड़ा है, तो एक राजनीति के अपने जो कर्तव्य हैं वो अपनी जगह हैं। लेकिन जो एक शिष्टाचार होता है उसके ही नाते क्या उन्होंने आपको अपना बड़ा समझकर माफी मांगने की पहल करी है? कोई ऐसा कुछ आपको नजर आया? आपकी आवाज नहीं आ रही। जाजू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये बड़ी दुख की बात है। जी अभी आ रही आवाज? ये जी बड़ी जी। दुख की बात है कि 22 तारीख को चार चार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, 23 तारीख को न्यूज में आया, चैनल्स पे हम्म आया, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रोपोगंडा करने की कोशिश की, तो भी हम्म चुप रहकर तुरंत हमने हम्म केस नहीं दाखिल किया। राजनीति हम्म में रहते हैं तो ये सब बातों का जवाब देने की हम्म ताकत हम भी रखते हैं। फिर हम्म हमने उनको बाकायदा नोटिस दिया कि आपने जो जो बातें बोली है, एक तो उसके सबूत दो, अन्यथा वो हम्म आप विड्रॉ करो। हमें आप ये इस प्रकार का नोटिस दिया। उनको 5 दिन का हमने टाइम दिया। 5 दिन हम्म में ये चारों नेता और उनके नेता बात नहीं की। हम्म। जाजू जी, आपका कैमरा कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं थी। हम्म हमने कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं थी, पर हम्म उन्होंने वो कुछ किया नहीं, इसलिए हम कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में हमने अपना दावा दाखिल किया और उसका हम्म परिणाम ये निकला। तो आम आदमी हम्म पार्टी अच्छा क्या है, सच्चा क्या हम्म है, लोगों में हम्म हमारी इमेज क्या होगी। जैसे उन्होंने हम्म एमसीडी में जिस प्रकार का दंगा फसाद किया है और हम्म आतिशी के कहने के बाद वहां जिस प्रकार हम्म की लट्ठा लट्ठी हुई है और केसेस दाखिल हुए हैं, तो ये सब हम्म प्रूफ है, पब्लिक डोमेन में ये आ गया कि ये लोग कैसे हम्म काम करते हैं। भाई, हम्म जो सदन आपको चलाने का मैंडेट आपको मिला है, तो वो अच्छी ढंग से चलाना आपका दायित्व है। आप हम्म विपक्ष का सहयोग नहीं लेंगे और इस प्रकार की अड़े लप्पी बात करके, तो ये जनता बर्दाश्त नहीं करती है। दिल्ली की जनता समझदार है, ऐसी बातों से हम्म उनको समझ में आना चाहिए कि ये बातें लॉन्ग हम्म टर्म चलती नहीं है। जी। जाजू जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ये भारत की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, अगर आप आज्ञा दे तो। जी। आप आपको नहीं लगता कि आप पार्टी भारत के लिए एक प्रकार का खतरा सा है? क्योंकि ये एज अ व्यूअर, एज अ जनता, एज अ सिटीजन काफी लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैं जनता के बीच में उठती बैठती हूँ। तो एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें पता चल जाता है कि जैसे इलीगल इमिग्रेंट्स को दिल्ली में घुसपैठ कराई गई है, और जिस तरह से उनको ये राशन कार्ड वगैरह बांटे गए हैं, और काफी चीजें नजर आ रही हैं। इस पे कोई कार्रवाई, जैसे कोई कार्रवाई होने लगती है जो सही है, क्योंकि रोडों पे कब्जा या अनैतिक तरह से कोई जगह घेरना, ये अच्छी बात तो नहीं है। तो इसको भारतीय जनता पार्टी इसके लिए क्या कदम उठा रही है, और आप लोग इसमें आगे चलकर क्या कार्रवाई करने की सोच रहे हैं? भारत के लोकतंत्र की सराहना पूरा विश्व करता है। हम्म विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक हम्म व्यवस्था इस देश में हमने स्थापित की है। उसके लिए हम, हमारी जैसी पार्टी, जो आजादी का भी अमृतकाल महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, हम्म 75 साल में से 65 साल हम भी हम्म विपक्ष में रहे देश आजाद हम्म होने के बाद, पर विपक्ष की एक रिस्पॉन्सिबल राजनीति हमने की और जनता के सामने एस्टेब्लिश किया। जब हमें मौका मिला है सत्ता चलाने का, तो अटल जी के नेतृत्व में चलाई, अभी मोदी जी के नेतृत्व हम्म में हम कर रहे हैं देश। तो देश हम्म चलाने का एक तरीका होता है। तो 60-70 हम्म साल विपक्ष में रहते हुए हमने इस प्रकार के इररिस्पॉन्सिबल व्यवहार हमने कभी नहीं किया, और पूरे देश में एक अच्छे अल्टरनेट के रूप में हम उभर के आए। आज हम्म शॉर्टकट से सत्ता में जाने के लिए रेवड़ियों की बंदरबाट करना, झूठे हम्म आरोप करना, झूठे वादे हम्म करना और उसके आगे लोगों के पास जाना, पब्लिसिटी के हम्म माध्यम से लोगों का परसेप्शन बनाने की कोशिश करना, ये हम्म आम आदमी पार्टी का रवैया है। इसलिए पूरे देश में हम तो ये जानते हैं, लोकतंत्र हम्म में सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी पार्टी का हम्म काम करने का अधिकार है। अपने पार्टी हम्म का मैंडेट लेकर आप सामने जाइए और लोगों को बताइए ये हमारा प्रोग्राम है, लोग उसको सराहना करेंगे या उसको रिजेक्ट हम्म करेंगे। आम आदमी हम्म पार्टी को देश के सभी राज्यों ने, उन्होंने कौन से राज्य में चुनाव नहीं लड़ा? उन्होंने हिमाचल में लड़ा, उत्तराखंड में लड़ा, उत्तर प्रदेश में गए थे, प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ने गए थे, मध्य प्रदेश में गए थे। वो सभी राज्यों में उनको यश नहीं मिला।
लोगों ने उनको नकारा। ये एक प्रकार का लोगों की उनके बारे में देखने का तरीका बताता है। हाँ, एक्सेप्शनल केस है, दिल्ली में वो आज सत्ता में है और पंजाब में एक एक्सेप्शनल केस में वो सत्ता में आए हैं। पंजाब जैसे बॉर्डर के स्टेट पर देश की सिक्योरिटी वाले के दृष्टि से जो सेंसिटिव स्टेट है, ऐसे स्टेट में परसों कानून अपने हाथ में लेकर किस प्रकार का हंगामा हुआ और वहां किस प्रकार के आतंकवादी लोग आगे आए, उन्होंने कब्जा किया पुलिस थाने पे, जनता को मारपीट की और क्या इस्टेब्लिश करने का क्या मैसेज दिया है, ये पूरे देश ने देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी सोच समझकर देश के हित में राजनीति करनी चाहिए, अन्यथा ये लंबे समय तक चल नहीं सकती। श्याम जाजू जी, मैं आपसे एक बात स्पष्ट तरीके से पूछना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा कि जब कुमार विश्वास इनका साथ छोड़कर आए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और वो बहुत ही गंभीर स्टेटमेंट था। भले ही वो किसी पद पर नहीं है, एक कवि है, लेकिन एक देश के वरिष्ठ नागरिक होने के नाते जितना उनकी उपलब्धि है, अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें जांच तो होनी चाहिए थी। चाहे कोई भी देश का पुलिस को इतना हक तो होता है एजेंसीज को कि अगर प्रधानमंत्री भी कहीं गलत है तो उनपे भी जांच करे, कानून व्यवस्था है देश में। आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझसे कहा है कि केजरीवाल पे आरोप लगाए तो जैसे आप पे आरोप लगाए तो आपने उसके लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी कुमार विश्वास पे। तो आपको नहीं लगता इन्होंने कहा है कि चाहे मुझे देश तोड़ना पड़े, मैं स्वतंत्र पंजाब को एक देश बनाकर, छोटा सा हिस्सा बनाकर उस पे राज करूंगा, भले ही मुझे उसे अलग करना पड़े, मैं वहां का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन मैं सत्ता पे आसीन रहूंगा साम दाम दंड भेद से। तो आपको नहीं लगता कि इस पे सोचने की जरूरत है कि इनको इतना फंडिंग और इस तरह से कहाँ से ये आ गए हैं, जब ये जॉब पे थे किस तरह से इनका रवैया था, बहुत सारी बातें हमें भी क्योंकि एक मीडिया के काफी वर्ग से हम भी जुड़े रहते हैं, लोगों को हम भी जानते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि इनका जो पिछला पास्ट, मतलब जो पिछला इनका जीवन रहा है, वो भी कोई दूध का धुला नहीं रहा है, कोई इतने कर्मठ नहीं रहे जैसा इन्हें प्रोजेक्ट करा गया। तो ये कहाँ से निकल कर आए हैं, क्या इनकी हिस्ट्री, और क्या देश के लिए इतना बड़ा खतरा बनते जा रहे व्यक्ति को, क्योंकि जहां जहां पर ये है, या तो वहां तेजी से धर्मांतरण हो रहा है या वहां आतताई सा एक माहौल सा बन गया है। वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने जो राशन कार्ड या फिर पहचान पत्र इलीगल इमिग्रेंट्स को भी दिए हैं, तो इस पे इस विषय पे कोई जांच, इस संदर्भ में कोई जांच? मुझे तो बड़ा अभिमान लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ, एक राष्ट्रवादी पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ। जिस पार्टी के पहले हमारा मोटो है, हमारा घोषवाक्य है कि देश सर्वप्रथम, बाद में पार्टी और बाद में व्यक्ति। तो ऐसा देश सर्वप्रथम, ये तो सब पार्टियों को सोचना चाहिए। जिस देश में हमें राजनीति कर सत्ता में आना है और राज संकट चलाना है, तो उस देश के बारे में इस प्रकार के चाहे जो कॉम्प्रोमाइज करो, पर हम एट एनी का सत्ता में आना चाहिए। और आपने कुमार विश्वास जी का नाम लिया, देश के मशहूर कवि कुमार विश्वास जी जैसे एक गुणवत्तावान व्यक्ति का उपयोग करना तो छोड़ो, पर उन पर अन्याय कर पार्टी के बाहर निकालने का काम इन्होंने किया। और ये कुमार विश्वास अकेले थोड़ी है, योगेश यादव है, कितने लोग हैं जो आज तक उस पार्टी में रहे, सत्ता में, और वो पार्टी को जमाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और आज वो उस पार्टी से खिलाफ है, वो बाहर निकले हैं। तो इससे बहुत से उदाहरण है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कलेक्टिवली काम करने का तरीका उनके पास नहीं है, उनके पास शॉर्टकट का एजेंडा है। दिल्ली में जो इन्फिल्ट्रेटर्स की मामला आपने बताया, जो आज पश्चिम बंगाल और आसाम में बहुत बड़ी समस्या होकर रहा है कि ये इन्फिल्ट्रेटर्स बाहर से आते हैं, उनको हम राशन भी देंगे, उनको आइडेंटिटी कार्ड भी देंगे, उनका वोटिंग का अधिकार भी देंगे और उनको एनक्रोचमेंट करने का अधिकार भी देंगे, उसके लिए भी संरक्षण करेंगे। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा देशभक्ति का प्रतीक है? आप इस प्रकार का, मेरा अगर वीसा का टाइम खत्म हो गया तो एक दिन भी मैं अमेरिका में, यूएस में कहीं रह नहीं सकता। ये अगर कानून है तो ये देश क्या धर्मशाला है कि कोई भी आया? धर्मशाला में भी कौन आता है और कौन जाता है इसका रिकॉर्ड रहता है, कहां से आया, कहां जाएगा, क्या काम से आया है, ये सब रिकॉर्ड। ये कुछ ना करते हुए इस प्रकार के अपनी पूरी प्रॉपर्टी ऐसी मानकर उससे व्यवहार करना और अपने देश के हित के बारे में बिल्कुल ना सोचना, केवल कुर्सी और कुर्सी और हमारी राजनीति
ऐसा सोचना ये जनता के सामने आ चुका है। दिल्ली तो बहुत बड़ा उसका उदाहरण है, पंजाब में भी हमने आज देखा है। और ये सब बातें होने के बाद कल मैं देख रहा था, जब भाई सिसोदिया जी को कानून के अंतर्गत कुछ बातें निकलने के बाद इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है, मुझे भी, अगर मैं कोर्ट में गया तो कोर्ट में मैं भीड़ लेके नहीं गया, मैं भी एक सामान्य आदमी के तौर पर कोर्ट में पेश हुआ और मैंने मेरे न्याय की गुहार लगाई। तो वैसे ही उनको करना चाहिए था। जब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जब सीएम थे अहमदाबाद में, गुजरात में, और उनकर जब कार्रवाई होती थी तो उन्होंने कभी देश के सामने इशू नहीं बनाया। एज ए सामान्य आदमी के रूप में वो उसके सामने पेश हुए और उससे उन्होंने न्याय प्राप्त किया। तो ये जो संवैधानिक संस्थाएं है, उनकी डिग्निटी रखना, उनके बारे में सोचना, ये सबका काम होता है। आप ऐसा मॉब ले जाकर मॉब साइकोलॉजी के आधार पर अपनी बात प्रूव नहीं कर सकते। न्याय की व्यवस्था के लिए इस प्रकार से प्रभावित करना ये गलत बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कल भी जिस प्रकार से उन्होंने किया, हाउस में वो जिस प्रकार से करते हैं, दिल्ली विधानसभा में इसी प्रकार के काम वो करते हैं, तो ये बातें ठीक नहीं है। मुझे लगता है विपक्ष का सम्मान रखते हुए उनको विधानसभा में भी दिल्ली में काम करना चाहिए। और उनके जो सांसदों के जो बयान मैं सुनता हूँ, तो इतने इरिस्पॉन्सिबल बयान आज तक देश में कोई पार्टी के नेता नहीं देते। ये तो आप ही नहीं, पूरी देश की जनता मानती है कि अपरिपक्वता की हद और सीमा पार कर चुकी है ये पार्टी। केवल इनकी आयु बढ़ रही है, लेकिन दिमाग बिल्कुल ढेले भर का नहीं है। जिस तरह से इनका वाद रहता है, संवाद रहता है, आतिशीत के बयान हम देखते हैं, उनका एक ठिठुलो-सी हँसी देखते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक राजनीति को निचले पायदान पे ले जाने का काम आपने खूब करा है, ये हम देख ही रहे हैं। और ऊपर से देशवासियों के साथ कम, देश की सेना के साथ कम, लेकिन घुसपैठियों के साथ ये ज़्यादा खड़ी हुई नज़र आती है और शिष्टाचार तो ख़ैर पार्टी में है ही नहीं। श्याम जाजू जी, मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल कर रही हूँ कि आपकी शुरुआत, जैसे आपने बताया कि एक आप जब छात्र काल से थे तभी हुई, तो आपको क्या इंस्पिरेशन मिली, क्या प्रेरणा मिली कि आपने इस और कदम उठाए अपने? ऐसा आपको मेरे लगा को कि ये शुरू कर दूँ? राजनीति और ये विचारधारा मुझे विरासत में मिली है। मेरे जी। पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयंसेवक थे। 1948 में पूना में हुँ, सत्याग्रह कर कर उनको जेल में जाना पड़ा था। वो येरवडा कारागृह में थे। इमरजेंसी हुँ, का मैंने पहले ही उल्लेख किया। बचपन से मैं उनको देखते आया हूँ और संघ का स्वयंसेवक के नाते एक सोशल कॉज करना, इस प्रकार की रुचि मेरी डेवलप होती गई। और हुँ, उसके साथ साथ मैंने जब हुँ, काम किया तो हुँ, मैं जब महाविद्यालय मेरा एजुकेशन चल रहा था, पूना में मैं हुँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तब मैं हुँ, एबीवीपी से जुड़ा। विद्यार्थी हुँ, परिषद का मैंने 8 साल तक पूर्णकालिक हुँ, कार्यकर्ता के रूप में, हुँ, होल टाइम वर्कर हुँ, के रूप में मैंने काम किया। हुँ, और ये काम हुँ, करते करते ध्यान में आया कि इस देश हुँ, में विचारधारा का काम करने वालों के लिए एक रिस्पेक्ट हुँ, है, एक आदर है। और वो हुँ, जब मैं हमने काम की शुरुआत की थी, तब हमें कभी नहीं लगा था कि इतने जल्दी हम सत्ता में भी आ जाएंगे और इतने हुँ, पावरफुल बन जाएंगे। पर हुँ, ये केडर पार्टी के रूप में हमारा परिचय था। और हुँ, आज मैं कह सकता हूं कि एक देश में प्रभावी, हुँ, महत्वपूर्ण, इफेक्टिव, एफिशिएंट पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थान प्राप्त किया है। और हुँ, देश में ही नहीं, पूरे विश्व में इसका एप्रिसिएशन बढ़ रहा है। तो हमें भी हुँ, लगता है कि जिस पार्टी के लिए, जिस विचारधारा के लिए हमने इतने पापड़ बेले हैं, हमने इतने दिन काम किया, त्याग, हुँ, तपस्या, समर्पण वाली ये हमारी पार्टी है। ऐसे बहुत हुँ, से नेता हैं जिन्होंने कभी हुँ, सत्ता की अपेक्षा नहीं की, पर हुँ, इस पार्टी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे हुँ, पार्टी में हम काम कर रहे हैं, इसका हमें स्वाभाविक आनंद भी है, अभिमान भी है। हुँ, और आज इस पार्टी के नेतृत्व में देश ने बहुत तरक्की की है। बहुत अच्छे हुँ, अच्छे परिणाम, अच्छे अच्छे निर्णय इस सरकार के कार्यकाल में हुए हैं। जो फिर हुँ, नरेंद्र मोदी जी हो या अमित हुँ, शाह जी हो, इनके पूरे हुँ, नेतृत्व में ये जो टीम काम कर रही है, तो देश में को एक नया रूप देने का काम, नई हुँ, इमेज पूरे विश्व में हमने एक बनाने का काम इस कार्यकाल में हुआ है। हुँ। जी, आप परिवार को समय दे पाते हैं ऐसे? ऐसा है, क्योंकि कोई भी हुँ, सामाजिक कार्यकर्ता है, उसका हुँ, परिवार में, परिवार वालों को कुछ कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है।
क्योंकि आम आदमी पूरे समय 24 आवर्स अपनी व्यवसाय, अपना घर परिवार इसके लिए देता है। जो सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, इनके प्रायोरिटी में ये वो फैमिली थोड़ी पीछे रहती है, क्योंकि इनकी रुचि अलग है, इन्होंने खुद को वैसे ढाला है और समाज की भी अपेक्षा रहती है। आप अगर कोई पूरी राजनीतिक ओहदे पर हो या आप कोई संवैधानिक पद पर हो, तो आप अपने घर का एक्सक्यूज बनाकर आप छुट्टी नहीं ले सकते। आप अगर ऐसे पदों पे है तो आपका दायित्व बनता है कि आपका समाज प्रथम और परिवार बाद में है। तो इसका स्वाभाविक परिणाम घर में रहता है। पर हमारे पार्टी में हमने देखा है, घरों में भी हमने ऐसा माहौल बनाया है कि घर वालों की भी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि आम आदमी अपने परिवार के लिए जितना टाइम देता है उतना टाइम इनसे अपेक्षा हम कर नहीं सकते। हमारे घर में आना जाने वाले लोगों का जमावड़ा रहता है, उन सबको कई बार हमारे एब्सेंस में अपने घर वालों को भी अटेंड करना पड़ता है, और ये सब बातें, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसका भी एक अलग आनंद है। इसलिए हम कोई अन्याय कर रहे परिवार पे, ऐसा नहीं है। परिवार की भी ऐसी मानसिकता हमने बनाई है और सब मिलकर मिलजुल कर एक अच्छा काम चलता है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, काफ़ी प्रेरणादायक है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, जैसे मंदिर वहाँ बनाएँगे, लोग बोलते थे डेट नहीं बताते, डेट भी बता दी, बन भी रहा है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कह रहे हैं कि अभी ये तो झाँकी है, काशी मथुरा बाकी है, इसके बाद क्या? ऐसा है ना, इस देश को अभी मोदी जी ने आजादी का अमृतकाल का उल्लेख करते हुए जो जो बातें करी है, मुझे एक बात बताइए कि जो आक्रांत रहे हैं, जिन्होंने हम पर अत्याचार किए हैं, ऐसे लोगों के नामो निशान मिटाना हमारा काम नहीं है। पंचम बिल्कुल। जॉर्ज की मूर्ति अभी तक इंडिया गेट पर रह रही थी, किसी सरकार के ध्यान में नहीं आया, तो हुँ, मोदी जी ने उसको हटाया और वहां पर हुँ, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगाई। मोदी जी ने रोडों के नाम बदले, राजपथ को हुँ, कर्तव्य पथ में परिवर्तित कर दिया। जो हुँ, सिक्स रेसकोर्स रोड था उसको उन्होंने लोक कल्याण मार्ग के रूप में नाम दिया। जो हुँ, नाविक दल का हमारा झंडा था, वो पंचम जॉर्ज के टाइम का झंडा आज तक हम चला रहे थे। मोदी जी ने उसको छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का जो झंडा था, उस झंडे को वहां पर आच्छादित किया। मोदी हुँ, जी ये सब बातें इसलिए कर रहे, केवल एक आध गांव का नाम बदल दिया, एक आध इस हुँ, प्रकार का सिंबॉलिक काम किया, इससे देशभक्ति लोगों की जागृत होती है। लाल किले को भी नया रूप देने का काम हमने किया। ये देश हुँ, धार्मिक देश है, आध्यात्मिक देश हुँ, है। केदारनाथ का हुँ, पुनर्निर्माण का काम हो, बद्रीनाथ तक हुँ, ट्रेन जाने की बात हो, हुँ, हुँ, वृंदावन का 84 कोस परिक्रमा का चौपदरीकरण करने का काम हो, हुँ, काशी विश्वनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण का काम हो, ये धार्मिक प्रेरणा से लोगों के मन में भक्ति भाव जगता है। हुँ, संस्कार, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, यह हमारी देश की परंपरा रही है, वो हमारी हुँ, पहचान है। मोदी जी ने हुँ, पहली बार, हरियाणा के सरकार ने हमारे गीता का महोत्सव मनाया। जापान के हुँ, प्राइम मिनिस्टर आए, उनको गंगा आरती करने के लिए बनारस लेके गए। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आए, उनको भगवत गीता भेंट की। खुद मोदी जी हुँ, जब पशुपतिनाथ दर्शन में गए तो भगवा वस्त्र हुँ, परिधान करके, भस्म लगाकर, रुद्राक्ष की माला पहनकर पूरे इंटरनेशनल मीडिया से बोलते समय उन्होंने संकोच नहीं किया। ये हुँ, हमारा कार्यकाल ऐसा गतिमान कार्यकाल है कि आज दुबई जैसे दूसरे देश में भी, जो हुँ, अरबों का और मुस्लिम बहुत देश हुँ, माना जाता है, वहां हुँ, भी उन्होंने वहां रहने वाले हिंदुओं के लिए मंदिर के लिए जगह उपलब्ध कर दी। ये मोदी सरकार की उपलब्धि है, अचीवमेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने योगा के लिए पूरे विश्व में जो परचम लहराया, G20 का नेतृत्व आज मोदी जी कर रहे हैं, ये सब बातें ये बताती है कि देश का स्वाभिमान जागृत करने का काम मोदी जी के माध्यम से हो रहा है और पूरी विश्व में उसकी सराहना हो रही है। विश्व में रहने वाले सब भारतीयों का माथा ऊंचा होता है, सीना हुँ, फूलता है कि ऐसे नेतृत्व में आज भारत की तरक्की हो रही है, देश आगे जा रहा है। जी। वैसे तो आपने मुझे आधे घंटे का समय दिया है, 1-2 मिनट और बाकी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि श्याम जाजू जी एक वाइस प्रेज़िडेंट रहे हैं। भारत की नहीं, अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के। क्या इस संगठन में आगे भी उन्हें कोई कार्यभार मिलेगा? किस भूमिका में हम श्याम जाजू जी को देख पाएँगे? ये तो मैं जानती हूँ कि काफ़ी जगह आप मार्गदर्शक के तौर पे हैं, उत्तराखंड हो या
अन्य राज्यों, लेकिन आप यहाँ पर शायद बिहार का भी आपको कार्यभार मिला था, जितना मेरी जानकारी के अनुसार है। तो अब आगे चलकर हम श्याम जाजू जी को किस रूप में देखेंगे? देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव के समय मेरी ड्यूटी लगती है। आज तक गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, अलग अलग राज्यों में चुनाव में जाने का मुझे मौका मिला। चार चार राज्यों का मैं प्रभारी रहा, जिसमें हिमाचल था, पंजाब था, उत्तराखंड था, दिल्ली था। जिन जिन राज्यों में दायित्व मिला वहां पर भी हमने पार्टी का अच्छा परचम लहराने का काम किया। जब जब पार्टी के कोई भी दायित्व मिलता है तो हमारा वो फर्ज बनता है, जिस पार्टी के लिए, जिस पार्टी ने हमें इतना बड़ा हमारा ओहदा बनाया है, हमारा व्यक्तित्व बनाया है, तो उसके लिए काम करना। हमारी केडर पार्टी है, पार्टी का हर आदमी पर ध्यान रहता है और आदमी के क्षमता अनुसार उसको काम दिया जाता है। निश्चित रूप से पार्टी हर आदमी का उपयोग करती है। आज भी हमारे पार्टी का जो ट्रस्ट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन, उसका मैं ट्रेजरर हूँ, उसका भी काम मैं देख रहा हूँ। और समय समय पर पार्टी का जो जो दायित्व मिलता है, एक चैनल भी मैं चला रहा हूँ जो बड़े बड़े नेताओं का संपर्क आता है, उनका आम आदमी तक जो बातें पहुंचनी चाहिए, ऐसे 2-2 मिनट के कैप्सूल मेरे यूट्यूब के चैनल में मैं डालता हूँ। कुछ यादें, कुछ मुलाकातें के माध्यम से, और वो चैनल बहुत लोकप्रिय हो रहा है। उसमें मैंने मोदी जी के, अटल जी, अडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, केदारनाथ साहनी जी, ऐसे अलग अलग लोगों के, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के भी कुछ स्मरण उसमें मैं डालता हूँ। अमित शाह जी के भी स्मरण उसमें मैंने डाले हैं और लोग उसको बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी पूंजी मेरे पास है, क्योंकि इतने सालों का अनुभव और इतने साल काम करने का मौका मुझे मिला है। जी, बहुत धन्यवाद। मैं तो चाहती थी कि आप थोड़ा और ठहरे, क्योंकि आपसे बात करना बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपके बारे में और भी जानना, वैसे तो मैं आपको काफ़ी वर्षों से जानती हूँ और पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करा है। और आपकी प्रशंसक रही हूँ हमेशा और चाहा है कि आपकी टीम का भाग बने रहूँ, और ये मेरा सौभाग्य भी रहा किसी हद तक। मैं चाहूँगी कि अगर कोई भी विषय आपके मन में कभी हो और आपको साझा करने हो, तो आप हमें ज़रूर अवसर दीजिएगा और यूँ ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ श्याम जाजू जी, भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और श्याम जाजू जी अपने आप में एक बहुत बड़ा